जब मैं आपको मैसेज करती हूँ ना कि आप लोग ऑनलाइन आ जाएं विद इन 5 और 10 मिनट्स, तो प्लीज फिर वो जल्दी अपना जूम शूम जो भी होता है वो ऑन कर लिया करें। अब फिर इस तरह मैं स्टूडेंट्स को एडमिट ही करती रह जाती हूँ काफी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लास्ट चैप्टर मैंने पूरा कर लिया, उसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यू इक्वेशन। ठीक है, उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसी में से दो प्रॉब्लम मैं वो असाइनमेंट भी दूंगी, वो आप लोगों ने कल मुझे असाइनमेंट लिख के और उसकी जो है ना आप बना लो इमेजेस और मर्ज पीडीएफ करके एक सिंगल फाइल पे अपना नाम रोल नंबर लिख के मुझे आप जो है ना ईमेल कर दो या ड्राइव पे जो है ना मुझे अपलोड कर दो। ठीक है, बट ईमेल कर दो तो ज्यादा बेहतर है। और एलएमएस पे जो फोल्डर है वो उसमें डायरेक्ट आप लोग मतलब सबमिट कर सकते हो ना असाइनमेंट। नहीं बेटा, आज दूंगी ना। दो क्वेश्चन है छोटे छोटे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हल हुए हैं लेकिन उनको आपने खुद से सॉल्व करना है। और जैसे बंदा उसको मतलब इलिस्ट्रेट करता है ना, समझ के करता है, उस तरीके से आपने उसको बाय स्टेप करना है। ठीक है। बस- हाँ, बस देख लो जिस तरह से आपको इजी लगे ना। बस आपका मटेरियल मुझ तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब इमेजेस बहुत सारी हों और वो बिखरे हुए हों, स्कैटर्ड हों। बस इसीलिए कह रही हूँ उसको मर्ज करके आपने जो है ना एज अ वन फाइल मुझे भेजना है। ठीक है। भी आई गेस काफी स्टूडेंट आ गए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया कि क्या होती है। सिंपल जो इसका फॉर्मूला है दैट इज क्यू इज इक्वल टू ए वी, एरिया इनटू वेलोसिटी। इसका प्रोडक्ट जो है वो आपको डिस्चार्ज देता है या क्वांटिटी ऑफ वाटर देता है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन से पास करेगा। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेसिकली है क्या, कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, अब ये चीज हम लोगों ने डिटेल में पढ़नी है। ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए पहले वो ये बता रहा है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज सिंपली चेंज्ड इनटू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। सेम इज द केस विद एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो आप मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे सनलाइट है वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उसकी अमाउंट बदल जाएगी, नहीं, उसकी फॉर्म बदलेगी, उसकी अमाउंट नहीं बदल सकती। ठीक है। इस वजह से सेम हम लोग मैटर के लिए भी यही कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज जिस मटेरियल की बनी है या मैटर है बेसिक, वो कहता है कि ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स में कन्वर्ट जरूर हो सकता है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ mass। ठीक है, conservation law of mass, and we use it in analysis of flowing fluids. The principle is applied to fixed volume known as control volumes, ठीक है, or surfaces like that in the figure. For example, ये थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये फर्ज करें कि आपके पास कोई भी जो है ना शेप का आपने आर्बिट्रेरीली एक शेप बना ली है, चाहे वो ओवल है, कोई सर्कल है, वट एवर द शेप इज। ठीक है, दिस इज नॉट कंसिडरेबल कि उसकी क्या शेप है। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम कंट्रोल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड वॉल्यूम हो कि जिसकी आपको लिमिट्स या जिसका एंड आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये मार्क कर दिया कि ये जो है ना शेप है और ये इसका कंट्रोल वॉल्यूम है। अब वो कह रहा है कि इस वॉल्यूम के अंदर जो कोई भी मैस फ्लो इन करेगी वो इक्वल होगी जो मैस फ्लो आउट करेगी इन कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ के मुताबिक। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि कंट्रोल्ड वॉल्यूम और उसके अंदर हम लेट्स से बात कर रहे हैं फ्लूइड की, ठीक है,
तो फ्लूइड के अंदर अगर फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्टेडी है आपके पास और इनकम्प्रेसिबल है, तो तब ये जो लॉ है वो परफेक्टली इस पे फिट होता है कि जो मैस फ्लो इन कर रही है उतनी ही मैस फ्लो आउट करेगी, ठीक है। और यही आपके पास इक्वेशन ऑफ क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। अब वो कह रहा है फॉर एनी कंट्रोल वॉल्यूम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इज mass entering per unit time is equals to mass leaving per unit time plus increase of mass in the control volume per unit time, ठीक है। ये सिंपल कोई भी सिनेरियो आप उठा लोगे, कोई भी केस ये उसके लिए वैलिड है, ठीक है। उसमें आप इंक्रीज ऑफ मैस को ऐड करोगे, जो भी एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड होगी, लेकिन अगर आपके पास फ्लो स्टेडी है, ठीक है, तो उसमें फिर कोई इंक्रीज नहीं होगा। देयर इज नो इंक्रीज इन द मैस विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है कि जो स्टेडी फ्लो होगा आपके पास या फ्लूइड मतलब आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि आपके पास मैस एंटर पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू द मैस लीविंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। जो एंटर हो रही है मैस वो बराबर हो जाएगी जो लीव कर रही है उसको पर यूनिट टाइम, क्योंकि आपने स्टेडी फ्लो पढ़ा था कि उसके अंदर टाइम के हिसाब से फ्लो का आप देखते हो ना, कि मतलब स्मूथ जा रहा है कैसा जा रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसका प्रोफाइल आप टाइम के हिसाब से चेक कर रहे होते हो। तो बस ये वो कहता है कि अगर आपके पास जो फ्लो है वो स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल है, तो मैस एंटरिंग पर यूनिट टाइम शुड इक्वल टू द मैस लीविंग पर यूनिट टाइम। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो क्या है, इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू अ pipe or a channel whose cross-sectional area may or may not be constant, the quantity of liquid passing per second is the same at all sections. This is known as equation of continuity of the liquid. तो इक्वेशन से हमें एक बात क्या समझ में आई कि किसी भी बॉडी का जो एरिया है ना, उससे ये इररेलेवेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट किस पे है, उसकी वेलोसिटी और वॉल्यूम पे, ठीक है। कहता है फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ टैपरिंग पाइप थ्रू विच सम लिक्विड इज फ्लोइंग। टैपर का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी चीज का जो एरिया है पहले वो वाइड हो और उसके बाद वो आगे जाके नैरो हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टैपर पाइप, ठीक है। या टैपर शेप होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखें आप, यहाँ पे ये सेक्शन 1 है ना, इसका देखिए ये मतलब ये क्या है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। सेक्शन 3 को देखें, इसका क्या है, ये आपके पास एरिया उसका कम है। कैन यू हियर मी? एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई है ना, तो वो मैंने भी डाटा मतलब कनेक्ट किया है ना, तो मुझे लगा शायद आपको आवाज ना आ रही है। तो इसका समझ में आ गया कि टेपर पाइप का क्या मतलब होता है, कि जिसका जो एरिया है या मतलब डाया चेंज होता है, पहले वाइड होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगली स्लाइड हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या कह रहे हैं। इसकी अब फर्दर जो है ये उसका प्रूफ दे रहा है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को आप मतलब प्रूफ कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जो 3 सेक्शन आपने लिए, सेक्शन 1, 2 एंड 3 टेपर पाइप है, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप एट सेक्शन 1। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट सेक्शन 1, ठीक है। ये सेक्शन 1 की बात होगी। इसी तरीके से हम सेक्शन 2 और 3 के भी वैल्यूज लिख लेंगे कि A1 A2 V2 A3 V3, तो ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट सेक्शन 2 एंड 3, किस चीज की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, एरिया एंड वेलोसिटी सॉरी। we know that the total quantity of liquid passing through the section 1, आपने मतलब बेसिक इक्वेशन तो पढ़ी हुई है ना, सेक्शन 1 से क्वांटिटी ऑफ वाटर जो फ्लो करेगी वो हमेशा बराबर होगी किसके, Q इज इक्वल्स टू A1 V1, ठीक है। ये आपके पास Q इज इक्वल्स टू A1 V1, ठीक है, ये वाला जो है Q ये। इसी तरीके से सेक्शन 2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, Q2 इज इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है। और सेक्शन 3 Q3 इज इक्वल्स टू A3 V3, ठीक है। अब यहाँ पे है कि from the law of conservation of matter we know that the total quantity of liquid passing through section 1 2 3 is same, therefore इस लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक Q1 बराबर है Q2 Q3, आपस में क्या है,
इक्वल है, तो सिमिलरली जो उनकी आगे वैल्यूज होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। A1 B1 बराबर है A2 B2 बराबर है A3 B3 के, ठीक है। कह रहा है कि दिस कैन बी अप्लाइड टू अ स्ट्रीम ट्यूब such as that shown below. No fluid flow across the boundary made by the streamline, so mass only enters and leaves through the two ends of this stream tube section. ये अब थोड़ा समझाने के लिए उसने बात की है कि एक स्ट्रीम ट्यूब है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है या वट एवर द लिक्विड इज पासिंग थ्रू। ये उसका सेक्शन क्या है यार, एक दफा सारे इकट्ठे ज्वाइन कर लिए करो ना, पढ़ाते हुए सारों को मैं फिर एडमिट कर रही हूँ, कहता नहीं मैंने एडमिट करना, ठीक है। ये आपके पास सेक्शन 1 है, या आपके पास सेक्शन 2 है, ठीक है। स्ट्रीम ट्यूब में ये 1 में देखें, यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी की टर्म्स में ले रहे हो ना, वेलोसिटी की टर्म्स में ले रहे हो, वेलोसिटी है और डेंसिटी को कंसिडर करते हो, तो ये देखें ρ1 एंटरिंग डेंसिटी है उसकी, ठीक है। ये एरिया A1 है और ये U1 है या V1 लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। U2 U लिखा हो या V लिखा हो, इट मींस दैट के वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी मेट्र का दिया। सेक्शन 2 पे क्या है, ρ2 डेंसिटी है, U2 और A2 ये इसकी डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया, ठीक है, स्ट्रीमलाइन के लिए। then we can write that in terms of density और area। अब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। इसके हिसाब से mass entering per unit time at the end 1 should equal to the mass leaving per unit time at 2। हम लोगों ने यही बेसिक लॉ पढ़ा था ना कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसके लिए क्या होगा, mass entering per unit time should equal to the mass leaving per unit time। तो अभी आपने सेक्शन 1 पे देखा कि वहां पे डेंसिटी क्या थी, ρ1 थी, जो भी लिक्विड है उसकी एंटरिंग वेलोसिटी क्या थी, ρ1, और उसके बाद एरिया आ जाता है उसका, और U1 उसकी क्या होगी, एंटरिंग वेलोसिटी होगी। सिमिलरली सेक्शन 2 पे जो होगा ρ2 A2 और U2 होगा। फॉर द स्टेडी फ्लो क्या होगा आपके पास बेटा, स्टेडी फ्लो के लिए ये जो इक्वेशन होगी वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी, एंड लेट्स से दैट कांस्टेंट इज m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज और एरियाज, ठीक है। The flow of fluid through a real pipe or any other vessel will vary due to the presence of a wall. In this case, we can use the mean velocity and write। कहते हैं सच केस हो कि कोई फ्लूइड जो है ना रियल पाइप से गुजर रहा है, तो उसके लिए जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि मीन वेलोसिटी यूज करेंगे, डायरेक्ट कोई गिवन वैल्यू हमने यूज करेंगे, ठीक है। ρ1 A1 U M1 मीन वेलोसिटी, ठीक है, और M2 मीन वेलोसिटी एट सेक्शन 2। When the fluid can be considered incompressible, the density does not change। ρ1 ρ2 बराबर है ρ के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब वाटर है ना, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि मतलब वो इनकम्प्रेसिबल है टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब आप पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो कहता है कि यूजुअली हम ये अज्यूम करते हैं कि ρ1 ρ2 बराबर हो जाएगा Q के, ठीक है। A1 U1 बराबर है A2 U2 is equals to Q। This is the form of the continuity equation most often used। This equation is very powerful tool in fluid mechanics and will be used repeatedly throughout the rest of the course। ठीक है, सिंपल क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। आप मतलब पूरे फ्लूइड में जितने भी आप सोल्यूशन निकालोगे, स्पेशली पाइप को डिस्कस करोगे, जब पाइप की फ्रिक्शन निकाल रहे हो, उसकी रेफरेंस निकाल रहे हो, या कहीं पे भी आपने इवन पाइप फ्लो को स्टडी करना है, वहां पे सबसे पहला जो आपके पास थंब रूल होगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एंड व्हाट इट सेज, Q इज इक्वल टू AV इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज ऑफ फ्लूइड जो उसमें फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेंसिटीज ले लोगे, और कहाँ पे लोगे, सेक्शन उसके मार्क कर लोगे ना जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप इस मतलब A1 U1 इज इक्वल टू A2 U2 इज इक्वल टू Q फॉर जो भी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी इक्वल है और जो इनकम्प्रेसिबल है, उसके लिए उसने प्रूव कर दिया कि डेंसिटी जो है ना वो फिर आप यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि इक्वल हो जाएगी दोनों तरफ तो खत्म हो जाएगी, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। Some example application, we can apply the principle of continuity to pipes with cross sections which change along their length। Consider the diagram below of a pipe with a contraction। अब ये हम लोगों ने एक पाइप की मिसाल ले ली दोबारा से, ठीक है। एक पाइपलाइन है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या था, स्टार्ट में हमारे पास वाइड
था और उसके बाद टेपर हो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। और मार्क कर दिया हम लोगों ने सेक्शन, ये आपके पास आ गया सेक्शन 1 एंड दिस वन इज सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या है आपके पास, वाइड है, और ये क्या हो गया आपके पास, टेपर होने के बाद नैरो हो गया, इससे काम हो गया ना इसका डाया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पे अब हम स्टडी करते हैं कि मतलब इसकी एप्लीकेशन है, पहले एप्लीकेशन देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू की हमें हेल्प कहाँ करती है, ठीक है। A liquid is flowing from left to right, and the pipe is narrowing in the same direction. Taper हो रहा है, ठीक है ना। By the continuity principle, the mass flow rate must be same at each section. The mass going into the pipe is equal to the mass going out of the pipe. So we can write A1 U1 rho 1 is equals to A2 U2 और rho 2। अभी हमें नहीं पता कि उसमें फ्लूइड कौन सा है, उसकी डेंसिटी क्या है, अनटिल अनलेस हमें कोई मेंशन करेगा तो ही पता चलेगा, ठीक है। विद द सबस्क्रिप्ट 1 and 2 इंडिकेटिंग द वैल्यूज एट द टू सेक्शंस, जो आपने दो सेक्शन मार्क कर लिए, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, उसके मतलब अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ये फार्मूला लिख लिया, ठीक है। एज वी आर कंसिडरिंग a liquid, usually water, which is not very compressible, the density changes very little, so we can say rho 1 rho 2 is equals to rho. This means that the fluid going through or flowing through or running through is water, okay। when you are having wet water, it means that उसकी density क्या है, इनकम्प्रेसिबल है टू सम एक्सटेंट, तो हम लोग कहेंगे कि डेंसिटी रो 1 रो 2 इक्वल्स टू रो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस डजंट मैटर कि आप डेंसिटी को मतलब फॉलो करो या ना करो, ओके। This also says the volume flow rate is constant or that discharge section 1 is equals to discharge at section 2. Q1 is equals to Q2. A1 U1 is equals to A2 U2. अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा ना। हारून अपना जरा माइक अनम्यूट करो बेटा और मुझे जरा बताओ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लेवल क्या होता है। हेलो मैम, आपकी आवाज गायब हो गई थी। अब आ गई ये है ना। स्क्रीन मुझे पूरी मैम नजर नहीं आ रही, वो जूम हुई हुई है। स्क्रीन को तो आपने देखना ही नहीं। माई क्वेश्चन इज कि अगर आप लोग एक वाटर फ्लो को स्टडी कर रहे हो, लेट्स से कोई वाटर चैनल है या मतलब वाटर फ्लो कर रहा है, एक स्ट्रीम है, तो उस स्ट्रीम का जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होगा, किसको बोलते हो आप, अप स्ट्रीम लेवल और डाउन स्ट्रीम लेवल क्या होता है। हारून बोलो, 10 नंबर एक्स्ट्रा दूंगी एग्जाम में, एग्जाम होने अभी जून में। Ma'am, upstream refers to the material inputs needed for production, while downstream is the opposite point, where वेरी products गुड वेरी गुड। are ये कहाँ से distributed. स्टडी कर रहे हो ये भी बता दो, साथ सोर्स बता दो। Source Harun Khan's mind. अच्छा अच्छा। मोइज जरा Yes, आप ma'am, बताओ, अपने अप knowledge से। स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या फर्क होता है, सिंपल। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या फर्क होता है वाइल स्टडीइंग अ फ्लूइड। फ्लूइड फ्लो है, चाहे वो मतलब एक फर्ज करो नदी नाला कुछ भी बह रहा है, रिवर बह रहा है, उसका अपस्ट्रीम लेवल और डाउनस्ट्रीम लेवल क्या होगा। मैम मैं अच्छा बताऊं? अच्छा बताओ याज, आप बताओ। मैम मैंने जो मुझे जो याद है वो ये है कि जो फ्लूइड जो है ऊपर होता है या मैम, ऊपर ये से आ रहा दानियाल है। स्ट्रीम होती है, अच्छा जो सॉरी, नीचे चलो दानियाल बताओ। होती है वो डाउन स्ट्रीम होती है। अच्छा इसका ना एक सिंपल से आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप लोग अभी रिसेंटली विजिट किया था ना डैम को आपने, जी मैम।
अच्छा, जहाँ पे उसके वो स्पिलवेज बने थे, जहाँ पे आपने खड़े होके उसकी स्टोरी सारी देखी थी, और स्पिलवे से पानी नीचे गिर रहा था ना, जी और जी नीचे जाके वो एक चैनल में जाके उसको आगे वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करें या व्हाट्सोएवर, जो टॉप पे जहाँ स्टोरेज होती है ना, जहाँ पे पानी उसका आ रहा होता है, ऊपर वाला लेवल होता है जहाँ से आप उसको स्टडी करना शुरू करते हो, वो उसका अपस्ट्रीम होता है, ठीक है। डाउन जी स्ट्रीम ये होता है जो पानी आगे बह के जाता है, फर्दर आगे जाता है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। लेकिन सिंपल आप लोगों के समझने के लिए ये कि टॉप से जहां से आप पानी को देख रहे थे उसका अपस्ट्रीम लेवल था, और पानी जहां पे नीचे जाएगा निचले लेवल में, जहां जहां आपने पानी को पहुंचाना है या चैनल में जाएगा, दैट इज द डाउन स्ट्रीम लेवल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है कि आपका जो अपस्ट्रीम है उसकी मीन वेलोसिटी u1 कितनी है, 2.1 मीटर पर सेकंड है। तो हम लोगों ने डाउन स्ट्रीम मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सीधा सीधा आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगानी है, a1 u1 इज इक्वल टू a2 u2, ठीक है। इसमें जितने पैरामीटर्स आपको दिए हुए उनको पुट करें, और एंड पे आपको u2 यानी कि मीन वेलोसिटी मिल जाएगी आपको डाउन स्ट्रीम पे, वो कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग जब अभी लेक्चर को रिवाइज करोगे घर पे, तो इसको सॉल्व करके देखना क्या वाकई 7 आता है या नहीं आता, ठीक है। फिर आप मुझे बताएंगे कि मतलब यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू टेल मी, ओके। Notice how the downstream velocity only changes from the upstream by the ratio of the two areas of the pipe, as the area of the circular pipe is a function of the diameter. कह रहा है कि जो आपके पास एरिया है, सर्कुलर पाइप है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, उसके डायामीटर पे। कहता है लेट्स हम लोग डायामीटर को भी लेके चेक करते हैं क्या वाकई इज इट ट्रू। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक u2 इज इक्वल टू a1 ओवर a2 इंटू u2, मतलब जब आप इसको u2 का फार्मूला इसके लिए डेवलप करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल a1, ठीक है, u1 बराबर है a2 u2, ठीक है। तो यहां से आपके पास u2 किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, a1 डिवाइडेड बाय a2 u1, ठीक है। इस तरीके से सही हो गया। इस तरीके से जब आप निकाल लोगे यहाँ पे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर पाइप के लिए, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सेम a2 के लिए भी लिखें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एंड में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज d1 ओवर d2 स्क्वायर और u1, ठीक है। नाउ ट्राई दिस ऑन डिफ्यूजर, अ पाई व्हिच एक्सपैंड्स और डाइवर्जेस इन द नेक्स्ट फिगर। और डिफ्यूजर क्या होता है कि जिसकी शेप टेपर्ड होती है, चाहे वाइड से नैरो या नैरो से वाइड हो, तो उसको हम डिफ्यूजर पाइप कहते हैं, ठीक है। ये भी डिफ्यूजर पाइप है। अगर इसको हम उल्टा करके देख लें और हम कहेंगे वाइड से ये नैरो हुआ है, तो भी ये क्या होगा, डिफ्यूजर होगा, ठीक है। कहते हैं कि इफ द डायमीटर एट सेक्शन 1, ठीक है, is 30 mm and at section 2 is 40 mm, the mean velocity at section 2 is कितनी है, 3.0 मीटर पर सेकेंड। तो velocity entering the diffuser is given by u1। u1 को जब आप कैलकुलेट करेंगे by using given values, तो आपके पास u1 कितनी आ जाएगी, 5.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आ गई, 5.3 मीटर पर सेकेंड। यानी वो इस वक्त आपको ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है, किस तरीके से आप जो है ना इसको यूज करते हुए डिफरेंट मतलब वैल्यूज सेक्शंस के ऊपर वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हो और डायमीटर निकाल सकते हो, डिफरेंट पैरामीटर्स जिनकी आपको जरूरत हो, बाय यूजिंग दिस वन यू कैन एवेल्यूएट, ठीक है। Another example of the use of the continuity principle to determine the velocities in the pipe coming from a junction. Junction क्या होता है, जहाँ से दो या उससे ज्यादा जो है वेव या मतलब निकल रहे होते रेलवे हैं। जंक्शन देखिए ना, रेलवे जंक्शन क्या होते हैं, ट्रेन के लिए जो जंक्शन बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, यानी एक फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लो की बात कर रहे हैं, पानी आ रहा है, ठीक है, आगे वो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो एक जो इसका सेंटर पॉइंट होगा ना, ये वाला जिस ये इसका जंक्शन है, ठीक है। यहाँ से फ्लो आया, एक लाइन से आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर और इधर, तो ये पॉइंट कौन सा बना बच्चों, सेंटर वाला, ये इसका जंक्शन है, क्या इसका जंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गई, आवाज आ भी रही है नहीं कि आपको कि नहीं आ रही। द टोटल मैस फ्लो इनटू द जंक्शन, अब देखिए ये जंक्शन कह रहा है ना
कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जंक्शन है, यहाँ पे जो टोटल मैस एंटर होगा वो किसके इक्वल होगा, द टोटल मैस फ्लो आउट ऑफ द जंक्शन, यानी इसको और इसको प्लस करेंगे, यानी जैसे ये 1 है ना, तो 1 बराबर हो जाएगा किसके, लेट्स से इसको हम लोग ए कह देते हैं और बी कह देते हैं, तो ए प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। समझ में आ गई बात? अब वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं तो इसके मुताबिक रो 1 Q1 इज इक्वल टू रो 2 Q2 प्लस रो 3 Q3। बात समझ में आ गई? ये इसकी एप्लीकेशन है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। When the flow is incompressible, if it's water, then रो 1 is equals to रो 2 is equals to रो, ठीक है। यानी क्या होगा, जो सेक्शन 1 पे रो होगी और सेक्शन 2 पे रो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसलिए क्या होगी, जब एक दो टर्म्स किसी कांस्टेंट की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपस में बराबर है, तो उनका फिर इफेक्ट वो नहीं रहता। जैसे कि अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं ना मैथ्स में, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कि x प्लस 2y बराबर है z प्लस 2y, ठीक है। अब प्लस 2y क्या है, इक्वेशन के दोनों तरफ है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंड आपके पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू z रह जाएगा, ठीक है। तो सेम इज द केस हियर कि जब आपके पास रो 1 बराबर है रो 2 के, तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, जो कि एक ही आपके पास रो है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे फार्मूला में। फार्मूला में वेरिएबल कंसिडर होंगे, दैट इज द U1 एंड U2 एंड U3। U इज द वेलोसिटी, ठीक है। और एरिया जो है वो A1 A2 और A3 जो भी आपको शेप दी जाएगी उसके मुताबिक उसका एरिया आप कंसिडर कर लोगे, ठीक है। इफ अ पाइप 1 डायमीटर इज, ये अब एग्जांपल आगे, ठीक है, कि अगर पाइप का डायमीटर 50 mm है, मीन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, द पाइप 2 दूसरा जो उसका सेक्शन है पाइप का, दैट इज द डायमीटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, आप लोगों ने अभी पाइप इस तरह से बनाया ना, ये ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास ये मेन पाइप है, यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना इस तरीके से। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पाइप 2 है उसका 40 mm है और टेक 30% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पानी का टोटल डिस्चार्ज है उसका 30% वो यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 0.3 ऑफ Q1 हो जाएगा। ये आपके पास Q1 है, कि क्या आपके पास Q1 है, तो 30% ऑफ Q1 आप यूज करेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। बस यही इसमें एक ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। Total discharge at pipe 3 diameter 60 mm. What are the values of discharge and mean velocity in each pipe? Q1 is equals to A1 U1। आप फार्मूला लगाएं सिंपल। आपको पता है कि सर्कुलर पाइप है तो फार्मूला क्या होगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इनटू यू की वैल्यू कितनी है बेटा, ऊपर जो वेलोसिटी है 2 दी। जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास Q1 आ जाएगा 0.00392, ठीक है। सिमिलरली अब आपने पढ़ लिया कि 30% है Q1 का जो Q2 में फ्लो कर रहा है, तो इस मीन्स दैट कि Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, Q2 बराबर है आपके पास 0.3 Q1। Q जो आपके पास Q1 है उसकी वैल्यू आपने निकाल दी, उसको यहाँ पे लिखो और मल्टीप्लाई करो 0.3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, Q2 की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, 0.001178 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड वी नो दैट Q1 is equals to Q2 plus Q3 because why, क्योंकि आपने जब पाइप पे ये सेक्शन बनाया तो यहाँ पे ये 1 है और ये क्या है 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 बराबर होंगे किसके, 2 + 3 बराबर होंगे 1 के, जो मेन आपके पास डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी। Q3 आप इसी तरीके से एवेल्युएट कर लोगे, Q1 - 0.3 Q1, ठीक है। तो इक्वेशन डेवलप हो जाएगी जो आपको कितनी वैल्यू दे देगी Q3 की 0.00275। Q2 बराबर, आप सिंपल फॉर्मूला लगाएं A2 U2 और जो आपको पेरीमीटर्स रिक्वायर्ड है वो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। U2 की वैल्यू आ गई Q3 की और U3, ठीक है। यही आपकी असाइनमेंट थी, ठीक है बच्चों, यही आपकी क्या है, असाइनमेंट है फॉर टुमारो, ठीक है, या होमवर्क भी आप इसको कह सकते हो। इसको मुझे आपने मुझे सबमिट करवाना है एक ये क्वेश्चन जो इसके अंदर सॉल्व है, इसको आपने खुद से करना है। U2 U1 स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, यू हैव टू मेंशन इट लाइक किड्स, जैसे छोटे बच्चे नहीं मेंशन करते कि U2 वेलोसिटी एट
सेक्शन 2, ठीक है, या पाइप 2 जो भी है ना उसका वो डिस्ट्रीब्यूट वे में आपने इसकी डिटेल्स लिखनी है, ठीक है, और इसको खुद से सॉल्व करके मुझे देना है। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट, ठीक है जी। ये आप लोगों ने करना है खुद से। वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू डी एंड ई थ्रू द सीरीज पाइपलाइन, given the pipe diameter, velocity, flow, complete the tabular data। ये फिगर इसकी थोड़ी सी ना वो है, ठहरे मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ये आपको डायग्राम नजर आ रही है बच्चों? मोइज कैन यू सी इट बेटा? यस मैम। क्लियर है ना? ब्लर तो नहीं है ना? इस डायग्राम को आप लोगों ने खुद से ड्रॉ करना है विद पेंसिल, एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है। Q3 इज इक्वल टू दिस, D3 ये है, ये सेक्शन A B C D दिए, C दिए हुए और सारी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। ये आप लोगों ने देखे नीचे चार्ट भी बना हुआ है, पाइप A B, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, डायमीटर्स दिए हुए हैं, फ्लो रेट दिया हुआ है और मीन वेलोसिटी, ठीक है। और जो जो आप लोगों ने पैरामीटर मालूम करने हैं ना बेटा वो भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल V4 मालूम करना है, V1 मालूम करना है, V1, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा जी, ये आपकी असाइनमेंट में दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कल आप लोगों ने मुझे करके और ये आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट कल जो है ना रात तक मुझे सेंड करनी है। इतना ज्यादा काम नहीं है, तो कल मुझे आप लोगों ने ये असाइनमेंट क्या करनी है, जमा करनी है। ओके, कोई मसला तो नहीं है ना? कल जमा करवा देंगे? मोइज मेरी बात सुनो ना बेटा, ये जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, समझ का नेट का इशू है, ठीक है, तो तब तक ये वाले जो मामलात है ना ये मेरे साथ तुम कोऑपरेट करो, और ये जो असाइनमेंट मैं दे रही हूँ प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रुप के अंदर तुम डाल दो, जैसे समद या मतलब सलमान आलम वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। ओके हो गया। इसके बेशक बेशक स्क्रीनशॉट लेके ना इन दोनों प्रॉब्लम्स के, तो आप ग्रुप में डाल दो कि ये असाइनमेंट है, और कल रात तक जो है ना जब ये क्लास टाइम होगा तो उससे पहले आप लोगों ने जमा करा दियो, ठीक है। बच्चे ये लास्ट में जो 2 एग्जाम्पल है ना, एक ये वाली है, एक इसमें कोई एग्जाम्पल का नंबर नहीं लिखा हुआ, ये वाली एक ये है असाइनमेंट के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 ये है, और इसके बाद दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ये 2 क्वेश्चन बस आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मैंने ये दे दिया आपको काम, और इसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह कल मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी सॉल्व हुए में, ठीक है। पीपीटी में ही है मेरे पास, तो वो आप लोग इसी तरह से कुछ सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मैंने क्विज लेना है आपसे, छोटा सा क्विज, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, इतना मुश्किल नहीं होगा, MCQs ही बनाऊंगी मैं। और ये मैंने लेना, आप मुझे दिन बता दो मोइस सारों से पूछ के, ठीक है। बस जब आप सबको ना आसानी हो, कोई मैं आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती, ठीक है ना। जब आपको लगे ना कि वेडनेसडे को आप दे सकते हो, थर्सडे को ये क्विज दे सकते हो, तो मुझे बता देना। छोटा सा क्विज है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर योर टाइम बेटा। और ये लेक्चर जो है ना ये मैं इधर